हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजिडेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 1 हमने देख लिया था, जहां पर हमने देखा था कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, मतलब कि कोई दो लाइंस की इक्वेशन जो हमें दी हैं वो सॉल्व हो भी सकती हैं या नहीं। और यहां पर सॉल्व होने का मतलब था उनका एक कटिंग पॉइंट मिलना। वहां पर हमने देखा था वो कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। उस कंडीशन के बिहाफ पर हमने देखी थी कि या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं या फिर कोइंसिडेंट हो सकती हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं कि यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो एक्चुअली उनके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएंगे। चलिए तो आज यही सीखते हैं। सबसे पहले यदि हम ध्यान से देखें तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 5 मेथड्स आपकी बुक में मेंशन्ड है, जिनमें से 3 है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद 2 मेथड्स हटा दिए गए कोरोना ड्यूरेशन के बाद से, वो 2 मेथड अभी तक नहीं आए हैं। पर कई बार ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो हम आज आपको वो सवाल और उस तरह के मेथड्स भी सिखा देंगे यदि पॉसिबल हुआ तो। क्लियर? चलिए, तो ग्राफिकल मेथड 9th के बिहाफ पर होता है, जिसमें आपको एक लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है ग्राफ पर वो सिखाया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, हर मेथड के एक दो सवाल हम कर लेंगे तो आपको सॉल्व करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में हमें ये 2 लाइंस जो दे रखी हैं इक्वेशंस की फॉर्म में, हमें इनको सॉल्व करना है और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं बच्चों, पहले तो यही पता कर ले इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भी या नहीं। तो लास्ट क्लास के टॉपिक को यदि हम रिवाइज करें तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल्स टू +2/-5। तो क्या ये बराबर है? नहीं, तो ये बराबर नहीं है। और इस केस में ये बनेगा A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसका मतलब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, चलिए तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें से एक वो बनाएंगे। लाइन बनाने के लिए हमें जो 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो हम ढूंढ के निकालते हैं। उनमें से एक x इज इक्वल्स टू 7 - 2y। आपने इस वैल्यू को इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब इसमें y की वैल्यू डाल दीजिए। तो y की वैल्यू जो हम डालते हैं, एक तो हम 0 ही डाल देते हैं। तो y की वैल्यू 0 डालते हैं, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। और एक बार आप y की वैल्यू 2 डाल दीजिए, 2 2 4। तो y की वैल्यू 2 डालने पर x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, 7,0 और 3,2। इसी तरीके से इस लाइन को भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें जब हम देखते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू 5y - 13, और फिर यदि x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 5y - 13/2। क्लियर? ये शिफ्ट करना आपका ही बच्चों को गलत सा आता है, इसलिए देख लीजिए प्लस का 13 उधर जाएगा तो माइनस का, और माइनस का 5y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आप इसके लिए भी एक टेबल बना लीजिए 2 पॉइंट्स के हिसाब से। नॉर्मली 3 पॉइंट बनाए जाते हैं, ये बात भी आप समझ लीजिए। मैंने वहां 2 क्यों बनाए? क्योंकि किसी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। अब ये तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करा है। यदि हमें श्योर करना होता तो हम 3 पॉइंट लेते, पर यदि हमें सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है तो हम 2 पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर y की वैल्यू हम क्या रखते हैं, एक और नंबर रख दीजिए 3। तो 3 5 15 - 13 12 12 2 15 - 13 is 2, 2 divided by 2 is 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू आप 5 रख दीजिए। 5 रखने पर 25 - 13 12, और 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए 1,3 और 6,5। यहां से पॉइंट यदि आप मेंशन करें तो ऐसा आएगा 7,0 और 3,2। यहां से पॉइंट देखेंगे तो 1,3 6,5। और इन पॉइंट्स को अब आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए ये रहे आपके ग्राफ। पहले पॉइंट देख लें 7,0 और 3,2। 7,0 एंड 3,2 ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरे जो 2 पॉइंट्स हैं वो है 1,3 और 6,5। 1,3 एंड 6,5 ये पॉइंट्स हमें ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। चलिए 7,0 हमारा ये पॉइंट होगा और 3,2 ये पॉइंट होगा। हमें इन दोनों को लाइन बनानी है। और दूसरा, ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइन बन जाएगी। यहां पर आपने पॉइंट मार्क किया है 7,0 और यहां पर आपका पॉइंट जो आया वो आया 3,2। इसी तरीके से हम दूसरी लाइन 1,3 और 6,5 को भी प्लॉट कर लेते हैं। 1,3 कहां आएगा? 1,3 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। देखिए लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमें यही मिल गया, 1,3 यहां पर आ जाएगा। और 6,5 यहां आ जाएगा आपका। इनको भी मिला लेते हैं।
ये देखिए दूसरा लाइन हमने बना ली है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। जब बच्चों आप लिखने जाएंगे तो यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशंस लिखेंगे। दूसरा, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया है, कौन सा आया है, वो आया 1,3, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से आपकी जो दोनों इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसे मिल जाता है। अब इस 1,3 को सेटिस्फाई भी करवा के देख लेते हैं कि हमारी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 1,3 रखिए तो क्या हो जाएगा 1 + 6 - 7, तो आ गया 0, 7 - 7 0। यहां भी नीचे रख के देख लीजिए, 2 × 1 - 5 × 3 + 13 कितना हो जाएगा, 2 - 15 + 13 become 15 - 15, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ग्राफिकल मेथड भी हमें आंसर तो दे देता है, बट इस आंसर को पाने के लिए आपको एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ध्यान रखिएगा, पेंसिल शार्प रखिएगा और स्केल से बहुत तरीके से यूज कीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से 2 पॉइंट की मदद से आप लाइन बना लेंगे और आपका ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो हमारा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो पहला हमने सीख लिया ग्राफिकल मेथड से, दूसरा हम सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखो आंसर क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन हमने सेम रखा है ताकि आपको यह भी समझाया जा सके कि आप कोई सा भी मेथड यूज कर लीजिए, गिवन इक्वेशंस के लिए आंसर सेम ही आता है। क्लियर? चलिए, तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी x या y वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए और उस तरीके से आप पूरी एक जो इक्वेशन होती है उसको लीनियर बना देंगे इन वन वेरिएबल। जब ऐसा होगा तो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बड़े इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना तो सवाल आपका बड़ा आराम से हो जाएगा। पहला, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें कौन सी इक्वेशन चूज करनी होती है वो ऐसे समझिए कि यहां पर 4 जगह वेरिएबल्स हैं। इन 4 वेरिएबल्स में से कोई भी ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकालिए जिसके आगे कोई कोफिशिएंट ना लगा हो, मतलब उसका कोफिशिएंट 1 हो। क्लियर? कोई कोफिशिएंट ना लगा होने का मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 या माइनस हो, वो चलेगा। 2, 2/3, 5, 7 कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। इस दोनों इक्वेशंस में ये एक ऐसी इक्वेशन है, तो मैं यहां से ही x की वैल्यू निकालूंगा जो कि आ जाएगी 7 - 2y। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ऐसा क्यों करना है, तो बेटा ये आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 डालिए और इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 2 × 7 - 2y - 5y + 13 = 0। 7 × 2 = 14 - 4y। बच्चा पहली गलती यहां भी कर देता है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए रेड से मार्क करके जा रहा हूं आपके लिए। ये यहां 4y हो जाता है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। 4y क्यों? क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर 2y लिख देते हैं, उनका आंसर अजीब सा आता है और वो सोचते रहते हैं मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है, सामने वाले का इंटीजर में आ रहा है, मेरा फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। वो ये छोटी गलती करते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा होता है उसको अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए -5y + 13, रिमेन पार्ट में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 9y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 27। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -27 अपॉन -9, 3। y की वैल्यू 3 आ गई। इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 - 2 × 3, मतलब कितना हो गया 7 - 6 = 1। ठीक है, क्लियर? तो यहां से हो जाता है ये लॉजिक, सब पकड़ा है आपने, बात समझ में आई? तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक और मेथड जो एलिमिनेशन मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है, ये भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए बस पहले एक बार एलिमिनेशन मेथड को भी समझ लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में जो एलिमिनेशन वर्ड है ये समझाता है कि बाहर निकाल दो, फेंक दो, हटा दो, काट दो, जो आप समझे, माराकुटी मचा दो, एक तरीके से मचा दो। अब इस माराकुटी मचाने के लिए हमें एक एलिमेंट या एक वेरिएबल x और y में से किसी एक को भगा देना है। उसको भगाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें उसके कोफिशिएंट्स को दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट से सेम करके हटा देना है। ठीक है, अब इसमें भी एक बात ध्यान रखने की है, क्या? ध्यान से समझो, जब आप ये वाली बात करते हो ना तो
तो एक बात ध्यान रखना कि आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसी इक्वेशन मतलब ऐसे वेरिएबल को चूज करो, जैसे आप यहां पर किसको हटाना चाहेंगे, तो यहां पर नॉर्मली यदि मैं कैलकुलेशन ठीक ठाक समझता हूं तो मैं x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर लॉजिक? यदि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और फिर मैं दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दूंगा। पर यदि आपको हल्का फुल्का भी मैथ्स में डाउट रहता है और आपको ये कंफ्यूजन होती है कि यार सर मेरे साइन गलत हो जाते हैं, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर दूसरा जो कोफिशिएंट है, यहां y का कोफिशिएंट है +2 और यहां y का कोफिशिएंट है -5, मतलब इनके साइन ऑलरेडी उल्टे हैं, तो इनको ऐड करके भी हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात समझते हुए अब आपको सोचना है कि आप x को एलिमिनेट करना चाहेंगे कि y को। यदि आपको x को एलिमिनेट करना है तो आपको जो आंसर की नई इक्वेशन बनेगी यहां पर और ये वाली एज इट इज, इनको आपस में सबट्रैक्ट करना होगा। नीचे वाली इक्वेशन के हर जो वेरिएबल है, जो टर्म्स है, उनके साइन बदल जाएंगे। बट यदि आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y को एलिमिनेट करने के लिए आपको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एक नंबर से, बट उसके बाद आप दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो आपको साइन चेंजिंग का कोई इशू नहीं आएगा। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं या कौन से वेरिएबल को हटाना चाहते हैं। ठीक है, आप कौन से वेरिएबल को हटाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से मेरे दिमाग में क्योंकि x वाला है, मेरे को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत कम है, तो मैं यहां पर इंटू 2 कर दूंगा, तो यहां पर मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2x + 4y - 14 = 0। और यहां पर मेरे को कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए एज इट इज इक्वेशन उतार देता हूं, माइनस प्लस माइनस, यहां पर 9y हो जाएगा और यहां पर माइनस का 27, 9y = 27, y = 27/3 which means 27/9 which means 3। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई है। अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए और आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी? 1। ठीक है, किसी भी एक में रख दीजिए, इसमें 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 इसमें। नॉर्मली हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें से मैं ज्यादा चूज करता हूं पहली 2 ओरिजिनल, इसलिए क्योंकि इसमें कोफिशिएंट बड़े नहीं होते हैं, तो यहां पर आपका कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। क्लियर? तो ऐसा करने पर आपका ये आंसर भी इससे आ गया। तो देखो, हमने एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से सीख लिया, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को कोरोना ड्यूरेशन से पहले यदि एक और मेथड आता तो वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी करा जा सकता है, बड़े इजीली हो जाता है। ठीक है, कई बच्चे या कई टीचर्स जो है उस मेथड का यूज तब कर लेते हैं जब हमारे कोफिशिएंट ज्यादा हो, क्योंकि उससे डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। क्लियर? तो वहां पर ये सारी कैलकुलेशन करने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता यदि उनके पास, तो वो उस मेथड का यूज कर लेते हैं। एक जो लास्ट मेथड आता है वो आता है रिड्यूस मेथड। वो रिड्यूस मेथड किन सवालों में लगता है? जब आपके एक साथ 2 वेरिएबल इस फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे 1/x + y + 1/x - y। अब आप कुछ भी कर लीजिए = 13/7। अब आप चाहे जो कर लीजिए, बट आप इन दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग इंडिविजुअली ऐसे करके एक 1 + x 1 + y = 5 ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते। ऐसा भी नहीं बना सकते और ना ही ऐसा बना सकते कि ax + by = c। ऐसा नहीं बना सकते, आप चाहे जो कर लीजिए। ऐसे केस में हमें इसको एक नया वेरिएबल और इसको एक नया वेरिएबल मानना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस मेथड। ठीक है, ये सवाल नॉर्मली आपके वाटर स्टीम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बोट और स्टीम वाले, उन सारे क्वेश्चंस में लगता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। यहां पर इस चैप्टर का जो अनदर मेथड या अनदर समझो कि प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर की सबसे बड़ी, यदि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह x - 2y - 7 = 0 ऐसे कोई भी इक्वेशन दे दी गई है, अच्छी बात यह है कि ये इक्वेशन दे दी है, तो यदि किसी बच्चे ने सिर्फ आपके मेथड सीख रखे, ग्राफिकल, ये सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, तो वो सवाल कर लेगा। बट प्रॉब्लम एक और आ गई बच्चों। क्या आ गई? क्वेश्चन पेपर में सवाल ही नहीं आया। क्वेश्चन पेपर ने आपको सवाल देने की जगह क्या कर दिया? वर्ड फॉर्म में दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम है कि बच्चे को ये इक्वेशन में खुद ही बनानी है। अब जब ये इक्वेशन खुद बनानी है तो वो पहले हाथ खड़े कर देता है कि यार मेरे से तो नहीं बन रही। तो आज हम आपको ये मेथड सिखा देंगे कि आप इक्वेशंस कैसे बनाएंगे।
ये इक्वेशंस कैसे बनाएंगे आज हम ये भी सीख लेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब कैसे बनाना है, पहले सवाल को एक बार बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? 5 years ago Anna was 3 times older than मीरा। एना जो थी 3 टाइम्स ओल्डर देन मीरा, मीरा के कंपैरिजन में 3 टाइम ओल्डर थी। ठीक है, मतलब यदि मीरा x थी तो एना जो थी 3x थी, मतलब एक 5 साल की है तो दूसरी 15 साल की है, डबल ट्रिपल। ठीक है, तो 3 टाइम्स बोला हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 टाइम्स थी। एंड 10 years later, उसके 10 साल बाद नहीं, आज प्रेजेंट से 10 साल बाद। ये सवाल हमेशा प्रेजेंट से ही बात करता है। 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले, 10 years later आज से 10 साल बाद। एना विल बी, फ्यूचर की बात हो रही है, एना विल बी 2 टाइम्स ओल्डर देन मीरा, और मीरा जो है वो एना की 2 टाइम्स, मतलब जो एना है वो 2 टाइम्स हो जाएगी मीरा की, मतलब आगे 10 साल बाद जैसे मीरा की एज 10 हो गई है तो एना की एज 20 हो जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहां पर हमें सवाल कैसे करना है, उन दोनों की प्रेजेंट एज पूछी गई है। यहां सवाल की सबसे बड़ी जो पॉइंट होता है वो यहीं से आता है कि दोनों की प्रेजेंट एज पूछी गई है, इसका मतलब हम उसी को x और y मान लेंगे। तो इस तरह के सवालों को कैसे करना है, लेट मीराज प्रेजेंट एज, लेट मीराज प्रेजेंट एज बी x years, और लेट दूसरा कौन है, एना, लेट एनाज प्रेजेंट एज भी कितना हो जाएगा, y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, 5 years ago मतलब पहले, तो 5 years ago यदि दोनों की एज की बात की जाए तो मीराज एज कितनी हो जाएगी, मीराज एज और आपकी एना की जो एज है, एनाज एज, इनका जो रेशो है दैट विल बी 1:3, क्योंकि मीरा छोटी है एना बड़ी है तो उसका रेशो भी बड़ा आएगा। इस हिसाब से आपने सवाल करा। अब यदि इसकी इक्वेशन कन्वर्ट करें तो कैसा हो जाएगा, मीरा की एज है x, 5 साल पहले x - 5, एना की एज है y - 5, 5 साल पहले 1/3। बच्चों ऐसा करने से आपको कभी भी ये डाउट नहीं आएगा कि ये 3 किसके आगे जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर हम तो डायरेक्ट बना लेते हैं x - 5 = y - 5, और ये 3 का कंफ्यूजन हमें रह जाता है कि 3 यहां लगाएं कि यहां लगाएं। तो बच्चों ये कंफ्यूजन अब कभी नहीं होगा, क्योंकि जब आप ऐसे मेथड से यूज करोगे तो आपको पता है छोटे वाले का रेशो छोटा आएगा, बड़े वाले का रेशो बड़ा आएगा। अब आप ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको पता लगेगा कि ये 3 किसके साथ जाना है। इस 3 की वैल्यू जो है वो ऐसे जाएगी, y - 5 = 3 टाइम्स ऑफ x - 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या बोल रहा है, 10 साल बाद एना विल बी 2 टाइम्स ओल्डर। अब ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, वो जो इक्वेशन हमें दे रखी थी x - 5 का 3 टाइम्स = y - 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा यहां पर, 3x - 15 = y - 5। सिंप्लीफाई और करने जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 3x - y - 10 = 0। नाउ अब यदि हम इसके बाद दूसरे केस पर आते हैं तो अगेन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आज से 10 साल बाद, मतलब x + 10 और y + 10, आज से 10 साल बाद की बात की जाए तो दोनों के केस में जो रेशो रहेगा वो रेशो रहेगा 1/2 का, रेशो जो रहेगा वो रहेगा 1/2 का। अब इस रेशो से यदि हम इक्वेशन बनाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x + 10 = y + 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 2x - y + 20 - 10 मतलब +10 = 0। ये 2 इक्वेशन हो गई है। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर y के दोनों के कोफिशिएंट जो है सिंगल है, 1 1 है, तो आप चाहे तो इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं।
ऐसे सवालों में ग्राफिकल मेथड पे नहीं जाते हैं। रीजन उसका एक है कि ग्राफिकल मेथड में जाने के लिए हमने पहले ही बहुत सारा काम कर लिया है। अब यदि हम इसको फिर ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, और लेंदी प्रोसेस जाएगी। तो इसलिए ऐसे सवालों में जब वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो आप प्लीज सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। नाउ अब आपके ऊपर है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं या एलिमिनेशन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको कैसे करिए, ठीक है। चलिए, तो अब इस सवाल को मैं यहीं छोड़ देता हूं, आप आंसर बताइएगा कि क्या आएगा। वैसे मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आना चाहिए, मैं भी नहीं छोड़ देता हूं। कमेंट बॉक्स में हमारे हर बच्चा बताएगा कि इसका आंसर क्या आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। अब यार ये सवाल बड़ा अच्छा है और इजी भी है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, let the second number be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि दो नंबर का डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, x माइनस y की वैल्यू जो है बच्चों वो 4 आएगी, क्योंकि उसने बोला है दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल अगेन ATQ की बात करें यदि हम, अगेन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देयर रेसिप्रोकल्स 1/x माइनस 1/y, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 4/21। अब देखिए बच्चों, यदि ये सवाल को देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक की तरफ भी चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकती है कि सवाल क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है या लीनियर इक्वेशन की तरफ। अब इसके बाद आप इस सवाल को जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, वैसे क्वाड्रेटिक की तरफ चला जाएगा, ठीक है, समझे। चलिए अब देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है बच्चों, ये बात ध्यान से समझ लेना। ये नंबर वाला क्वेश्चन और एज वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? क्योंकि यदि हम देखें तो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99 एंड इफ द डिजिट्स आर डिफर बाय 3 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या कह रहा है? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और अक्सर टाइम बोर्ड में देखा जाता है। तो यदि बोर्ड में देखा जाने वाला क्वेश्चन आपके पास है प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज इसको करिए, ये भी मैं आपको आज सिखा देता हूं। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। मतलब दो नंबर्स हैं, कौन सा? एक नंबर है और एक उसका रिवर्स ऑर्डर है। तो देखो ऐसे सवाल की क्या बात होती है, लेट द नंबर बी XY, नंबर को क्या मान लिया XY, पर ये तो मैंने मेरे हिसाब से माना ना, क्योंकि मैं 53 को ऐसे ही लिखता हूं 53, बट ये 53 मैथ्स की टर्म में ऐसे नहीं लिखा जाता। नंबर को यदि आप मैथ्स की टर्म में मानेंगे तो दैट विल बी 10x प्लस y, क्योंकि ये 1th पोजीशन पर और ये 10th पोजीशन पर है, तो नंबर ये है। दूसरा, अब रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर नंबर जो है, रिवर्स ऑर्डर नंबर वो क्या हो जाएगा? यदि हम XY नंबर का रिवर्स ऑर्डर लिखे तो YX होगा, यस और नो, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे तो 10y प्लस x होगा, यस और नो। तो नंबर है XY जिसकी एक्सपेंडेड या मैथमेटिकल फॉर्म बोले तो 10x प्लस y होती है, और रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर की YX हो जाएगी, मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि यदि आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ देते हो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, यदि आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो इनका सम 99 बनता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 99, और यहां से देखा जाए तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। कैसे आया बच्चों? हमने दोनों साइड से, इस साइड से 11 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। अब इसी तरीके से हम दूसरा देखें तो बोल रहा है इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3। अब पहली बात तो उसने बोला नहीं कि छोटे, मतलब पहले वाले ओरिजिनल पोजीशन में या इसमें, तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। अगेन ATQ क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि x माइनस y, इसका मतलब मैं जो ओरिजिनल नंबर है उसको बिगर मान रहा हूं, मतलब जो जैसे 53 का केस बोलूं मैं, तो 53 और 35 में मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो 53 में मान रहा हो। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। ये इसलिए क्योंकि इसी बिहाफ पर आप डिसाइड करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका ये वाला नंबर जो सेकंड पोजीशन का नंबर आया था ये बड़ा माना जाए, तो आपको वहां पर y माइनस एक्स करना पड़ेगा। क्लियर?
तो ये बात ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से मेरा ओरिजिनल नंबर जो है वो बड़ा है, उसी हिसाब से मैं कंडीशन बना रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं स्पेसिफिकली लिखा नहीं है। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू 3 दे दी गई है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन मेरी यहां है। अब मैं आपको सॉल्व करने का मेथड नहीं समझाऊंगा, क्योंकि x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, x प्लस वाई की वैल्यू 9 है। अब आप जैसे करना चाहे कर लीजिए, आपका आंसर खुद से निकल कर आ जाएगा। हाय ना बच्चों, चलिए अब ऐसे मैन सेज वाला क्वेश्चन अब आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि सवाल कैसे होगा। ये वाला सवाल, अब इसमें ऐसा तो कुछ खास है नहीं, बस एक 9th का कॉन्सेप्ट है। जब मैं 9th के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं बेटा यहाँ पर 9th में आपको जितना पढ़ाया जाता है वो सारा डायरेक्ट 10th में नहीं आता, पर 10th में जरूर आता है। जैसे वहां पर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पढ़ाया गया था, अब जिस बच्चे ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं पढ़ा है वो इस सवाल को कतई नहीं कर सकता। कर सकता हो तो बताओ क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आपको दो कंडीशंस, एक कंडीशन प्रोवाइड कर देता है जहां पर आपके सवाल बन जाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इस तरह से बनता है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाएगा क्योंकि इसके चारों वर्टेक्सेस इस क्वाड्रिलेटर के एक सर्कल पर टच कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यहां पर क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो a प्लस सी, बस यहां से आपकी इक्वेशन बनती है। इस कॉन्सेप्ट को 9th में पढ़ाया जाता है। तो देखो 9th में जो पढ़ाया गया 10th के पेपर में आ गया, और बच्चा सोच रहा है तो 10th में पढ़ाया नहीं क्या। तो कंडीशन यही है बेटा कि आपकी प्रीवियस नॉलेजेस आपके इस साल बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपकी इक्वेशन बन जाएगी एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री 2x माइनस 1 डिग्री प्लस 2y प्लस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली आपकी एंगल b प्लस एंगल d की वैल्यू भी सेम आएगी। जब आप इनकी वैल्यू डालेंगे तो y प्लस 5 प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको यदि पता होगा तभी आपकी इक्वेशन बन पाएंगे। ठीक है, सवाल आ गया तो आपको ये भी सिखा दिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। चलिए इक्वेशन सॉल्व करके आप बताइएगा आंसर क्या आया। अब ये इस टाइप के सवाल है बच्चों, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ऐसे सवाल नॉर्मली बोर्ड में नहीं आते हैं, ठीक है, बट आ जाएं तो इनमें से कैसे करना होता है, इस सवाल को देखने पर बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट फिर ये सॉल्व कैसे होता है बच्चों, एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। सिर्फ इस तरह के सवालों में 141x प्लस 103y इज इक्वल टू 217। बस सबसे अच्छी बात यह है इस सवालों की कि इसमें x और y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 244x प्लस 244y इज इक्वल टू 244। इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। x प्लस y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1। और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर बनेगा 38x, यहां पर माइनस 38y, और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस का 190। तो जब आप इनको इक्वेशन में सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। कितनी आ जाएगी, 5। कैसे, क्योंकि 38 का 5 टाइम करेंगे तो 190 ही आता है। क्लियर, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां पर 1 आ जाएगी और x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आप इन इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये सवाल आपके 2 बार सॉल्यूशन मांगते हैं। पहले आप एक बार इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आपने कौन सा मेथड यूज करा, एक तरीके से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड आप, एलिमिनेशन कहलाता है वैसे ही है, पर आप जो भी समझे, आपको पहले इन इक्वेशंस को जिनके कोएफिशिएंट, देखो यहां पर x का कोएफिशिएंट, यहां y का कोएफिशिएंट बन गया, यहां x का कोएफिशिएंट, यहां y का बन गया। इस तरह के सवालों में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवालों के लिए दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऐसा करते ही आपका इक्वेशन ऑटोमेटिकली एक सिंप्लीफाई मोड में आ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं मैंने जितना आपको लीनियर इक्वेशन समझाया, तरीके से पढ़ाया, हर मेथड समझाया, बनने वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो भी समझाए। अब एक ही उम्मीद है मेरी आपसे कि आपको ये सब समझ में आया होगा।
क्योंकि बेटा समझना जरूरी है, अब आपके एग्जाम के लिए टाइम कम बचे। अब हम आपके लिए ऐसे भी और वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिनमें हम कुछ चैप्टर्स जो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी है, वो एक ही वीडियो में हमारे खत्म हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आप पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में धूम मचा दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।